हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूपीएससी ज्ञान जी के चैनल पर। तो आज के वीडियो में लेकर आए हैं एसएससी जीडी वालों या रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा वालों के लिए हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो आप इसको समझे कि मॉक टेस्ट, अगर आपने इन मॉक टेस्टों को लगा लिया तो आपकी नैया पार हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर पेपर में ज़रूर आते हैं, क्योंकि ऐसी रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पेपर में आते ही हैं। हम 2 दिनों के बाद वीडियो लेकर आए हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए आज के क्वेश्चन सीरीज को शुरू करते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन है आप वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आप लोगों की तैयारी बेहतर हो पाएगी। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए या कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर अगले वीडियो में किस विषय से संबंधित क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए आज की क्वेश्चन सीरीज को शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है। देखिए हमारे इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, तो आप इन क्वेश्चनों को पूरा देखना और सभी क्वेश्चनों को ज़रूर लगाना। तो देखिए आज के क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तबकात-ए-नासिरी के लेखक कौन थे। तो ऑप्शन ए है अलुत्बी, बी मिनहाज उसमिराज, या अलबरूनी, डी या मीर खुसरो। तो इसका करेक्ट जवाब है कि तबकात-ए-नासिरी के लेखक कौन थे। तो इसका सही जवाब है मिनहाज उस सिराज। तो तबकात-ए-नासिरी के लेखक कौन थे? मिनहाज उस सिराज। अब आपको इसको याद कैसे रखना है? तबकात-ए-नासिरी यानी कि एक नाम है तबकात-ए-नासिरी, इसको याद रखना। इसके लेखक, इसकी रचना किसने की है? तो तबकात एक नासिरी है और फिर उसके एक है मिनहाज उस सिराज, तो उन्होंने इसकी रचना की है, तो इसको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद किसने लिखा था। तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी अलबरूनी। अलबरूनी कहाँ का शासक था? तो ख्वारिज्म का शासक था। कहाँ का? ख्वारिज्म का शासक था, जो भारत आया था और उसने भारत में बहुत से इतिहास, धर्मशास्त्र से संबंधित एक किताब लिखी थी। यही किताब में इसमें उसने राजनीति शास्त्र, न्याय, दंड, इन सब का वर्णन किया था। तो किताब हिंद किसने लिखी थी? तो अलबरूनी। भारत आया था, मोहम्मद बिन कासिम के शासनकाल में आया था। इसके बाद आया था इब्न बतूता। तो इब्न बतूता आया था मोरक्को से, और अलबरूनी आया था ख्वारिज्म से। इन क्वेश्चनों को जरूर याद रखना, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन पक्के आते हैं, तो आपके 1-2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तारीख-ए-फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तारीख-ए-फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी। तो तारीख-ए-फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो जियाउद्दीन बर्नी। तारीख-ए-फिरोज शाही। अगर आपको इसकी पूरी डिटेल फुल वीडियो चाहिए सभी रचनाओं से संबंधित, कि किसने रचना की, किसका किस में अनुवाद किया गया, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारीख-ए-यामनी किस शासक के शासनकाल से संबंधित है? तारीख-ए-यामनी किस शासक के शासनकाल से संबंधित रचना है? तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी महमूद गजनबी के शासनकाल से। तारीख-ए-यामनी रचना है जो शासनकाल से संबंधित। किसने? महमूद गजनबी के शासनकाल से। तो महमूद गजनबी ने ही तो सोमनाथ मंदिर को लूटा था, और गुजरात में उसने 17 बार भारत में 17 बार आक्रमण किया था और वहाँ की धन संपत्ति को लूटा था। उसका सबसे लास्ट आक्रमण था 1027 में जाटों के विरुद्ध, क्योंकि 1025 में उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और वहाँ से जो धन संपत्ति लूट कर ले आ रहा था, तो उसको रास्ते में जाट मिल गए थे और उन्होंने उनसे सारी संपत्ति छीन ली थी। तो उसका बदला लेने के लिए उसने 1027 ईस्वी में फिर से आक्रमण कर दिया था। तो उसका सबसे लास्ट का आक्रमण 1027 में, और 1030 में महमूद गजनबी की क्या है? मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से इसका शासनकाल पूरा समाप्त हो जाता है, और इसके बाद फिर आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का होता है तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध। इस तरह से आगे का इतिहास चलता है, और पूरा फिर दिल्ली सल्तनत का काल आता है। दिल्ली सल्तनत के चलते ही इसी तरह से चलता क्रम
और मुगल वंश ऐसे ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है। तारीख-ए-यामनी के लेखक कौन थे? तारीख-ए-यामनी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का हो या एनटीपीसी या फिर कोई भी एग्जाम, व्यापम, बैंक, रेलवे, सिविल सर्विसेज संबंधित कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि जीके या इतिहास कभी चेंज नहीं होती है। तो देखिए तारीख-ए-यामनी के लेखक कौन थे? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा अल-उतवी। अल-उतवी थे जो को तारीख-ए-यामनी के लेखक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताज उल मासिर किसने लिखी थी? ताल उल मासिर किसने लिखी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो को भारत का तोता के नाम से जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है ताल उज मसासिर किस शासक से संबंधित है? तो इसका करेक्ट जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के संस्थापक थे, या उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना करवाई थी, या उसको दास वंश के नाम से भी जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आते हैं इल्तुतमिश, लेकिन इल्तुतमिश से पहले आए थे आराम शाह जो एक अयोग्य शासक था, तो वह शासन भार नहीं संभाल सका था, इससे उसके बाद आए थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद आए थे एक शासक थे, लेकिन वो भी एक अयोग्य थे, तो उसके रूप में रजिया सुल्तान यानी कि इल्तुतमिश की पुत्री थी, उसको शासन का कार्यभार दिया गया था, लेकिन उसका विरोध भी कुछ लोगों ने किया था, तो उसकी भी हत्या करवा दी गई थी। इसके बाद आए थे नसरुद्दीन। नसरुद्दीन के बाद आए थे बलबन। इस तरह से पूरा गुलाम वंश समाप्त होने के बाद आया था खिजली वंश। अगर आपको खिजली वंश, दिल्ली सल्तनत के सारे वंशों की जानकारी चाहिए, बिल्कुल ट्रिक्स के साथ एक ही वीडियो में याद होनी चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके बताना बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारीख-ए-फिरोज शाही के सुल्तान के शासनकाल पर आधारित थे? तो इसका करेक्ट जवाब फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल पर आधारित थी तारीख-ए-फिरोज शाही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है कि तबकात-ए-नासिरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो तबकात-ए-नासिरी है जो फारसी भाषा में लिखी गई थी, तबकात-ए-नासिरी। और इसके लेखक कौन थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किताब उल हिंद भारत के किस पहलू का वर्णन करती है? तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी सामाजिक और धार्मिक। इसमें सभी पक्ष, विवाह, रीति रिवाज सब कुछ आ जाता है किताब उल हिंद में। तो इसकी रचना किसने की थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, किताब उल हिंद की रचना किसने की थी और वह कहाँ से आए थे जिसने भी रचना करवाई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन तारीख-ए-फिरोज शाही में किस वंश का वर्णन मिलता है? ऑप्शन है गुलाम वंश, बी खिजली वंश, सी तुगलक वंश, सी सैयद वंश, डी सैयद वंश। तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी तुगलक वंश की जानकारी तारीख-ए-फिरोज शाही से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अबुल फजल। अकबरनामा एक और है इसकी रचना, जैसे एक और रचना है इसकी आईन अकबरी, इसी का भाग मानी जाती है आईन अकबरी। तो आईन अकबरी किसका ग्रंथ का भाग है? तो इसका करेक्ट जवाब है अकबरनामा का। इसकी रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता ही है, तो इसको याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? ये भी क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं वही क्वेश्चन हम वीडियो में लेकर आते हैं, तो आप लोग इनको ज़रूर देखिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी बेहतर बन सके। देखिए इसका सही जवाब है तुर्की भाषा में है जो बाबरनामा ग्रंथ लिखा गया था। बाबरनामा की रचना किसने की थी? बाबर ने। और जो हुमायूंनामा है उसकी रचना की थी बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने। वो भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको भी लिख लेना है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबरनामा किसने लिखा था? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन सी बाबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुजो के जहांगीरी किससे संबंधित हो? तो इसका करेक्ट जवाब है हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर से।
तो देखिए इसको याद करने की कोई वो नहीं है। इसको देखिए, तुझे की जहांगीरी, इसमें लास्ट में जहांगीरी आता है, तो इसकी रचना किसने की? जहांगीर ने। क्योंकि जहांगीर का नाम भी उसी रचना में दिया गया है, तो इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप ही याद हो जाएगी। आपको जहाँ भी जहांगीरी दिखे उसका पता चल जाएगा कि सीधे जहांगीर से संबंधित है। 17वां क्वेश्चन है, रेहला किस यात्रा की पुस्तक है? रेहला है जो किस यात्री की पुस्तक है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा इब्न बतूता, जो हमने शुरू में ही बताया था कि इब्न बतूता है जो मोरक्को का यात्री था और मोहम्मद बिन कासिम के साथ दिल्ली आया था और उसने बहुत देशों की यात्रा भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता है जो भारत के किस सुल्तान के समय आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। हम जब से मोहम्मद बिन कासिम कह रहे थे, लेकिन इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय आया जो इब्न बतूता भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुतुहात यह प्रोज शायरी किसने लिखी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग बिल्कुल नोट करते जाना जितने भी क्वेश्चन है। तो आपको एग्जाम के समय सिर्फ रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना है। आप लोग अगर जितने भी MCQ का रिवीजन करेंगे उतनी ही अच्छी तैयारी होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सके कि रिवीजन करें। रिवीजन से ये होता है कि आपकी तैयारी बेहतर होती है। आपको जितने भी डाउट होते हैं आप रिवीजन के टाइम ये MCQ क्वेश्चन से ही आपको डाउट क्लियर करना है। जैसे कि फुतुहात फिरोज शाही किसने लिखी थी? तो इसका सही जवाब फिरोज शाह तुगलक ने। अब इससे संबंधित और रचनाएं अगर हो तो उसको भी याद करना है और किसका अनुवाद किस में किया गया था ये भी लिखना है। तो इससे सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं MCQ क्वेश्चन से। तो हम इसी तरह की वीडियो डेली लाया करेंगे, तो आप लोग जरूर देखिए। 20वां क्वेश्चन है, मजम उत तवारीख किस इतिहासकार ने लिखी थी? तो इसका करेक्ट जवाब है बदायूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस्मा की फारसी इतिहास लेखन का प्रमुख स्रोत कौन सा है? यानी कि फारसी इतिहास लेखन का प्रमुख स्रोत कौन सा है? यानी कि फारसी में जो इतिहास लेखन किए जाते हैं उसका स्रोत क्या होता है? तो इसका करेक्ट जवाब है ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत सारे फारसी इतिहास के स्रोत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी किसने लिखी थी? राजतरंगिणी किसने लिखी थी? इसका करेक्ट जवाब है कल्हड़ ने। कल्हड़ की राजतरंगिणी मानी जाती है। जैसे ही मुद्र राक्षस की रचना किसने की थी? तो विशाखा दत्त ने। अब क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी किस क्षेत्र का इतिहास है? तो देखिए इस तरह के जो MCQ क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन से 1000 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो राजतरंगिणी किस क्षेत्र का इतिहास थी? तो किस क्षेत्र का इतिहास थी? तो इसका करेक्ट जवाब है कश्मीर का थी। तो इस तरह के क्वेश्चन है जो MCQ क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो उनसे एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन अच्छे बन ही जाते हैं। तो आप लोग MCQ क्वेश्चन जितना हो सबसे ज़्यादा लगाइए, ताकि आपको, क्योंकि ल्यूसेंट है ना जो, उसमें सिर्फ नोट्स दिए गए हैं, उसमें कोई बेसिक से नहीं दिया गया है। तो आप लोग उसमें नोट्स ही पढ़ सकते हो। सिर्फ नोट्स आपको जैसे बनाते हैं तो आपको वही मिलेंगे। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से चाहिए, बिल्कुल विस्तार से जानकारी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तारीख शब्द का क्या अर्थ होता है? तारीख शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका करेक्ट जवाब है इतिहास। तारीख का मतलब होता है इतिहास। भारतीय इतिहास में तारीख का मतलब क्या होता है? इतिहास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगता है आ सकता है एग्जाम में। 25वां क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? यानी कि जो हमारे मध्यकाल के इतिहास की जो जानने के प्रमुख स्रोत में कौन कौन से आ जाते हैं? पुराण, वेद, फारसी ग्रंथ या उपनिषद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फारसी ग्रंथ। क्योंकि जो पुराण, वेद, ये सारे तो प्राचीन काल की जानकारी हमको देते हैं। 26वां क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोज शाही का दूसरा लेखक कौन था? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा शम्स सिराज अफीफ। शम्स सिराज अफीफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की बहुत संभावना। 27वां क्वेश्चन है, शम्स ए सिराज अफीफ किस सुल्तान से जुड़े थे? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक से, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने ही वो दूसरी रचना जो भी हमने ऊपर देखी थी उसकी रचना इन्हें भी की और उन्होंने भी की, तो दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो इसको जरूर याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी भाषा भारत में किस काल में प्रमुख रही थी? फारसी भाषा भारत में कौन से काल में रही थी? तो इसका करेक्ट जवाब है मध्यकाल में, जो फारसी भाषा सबसे ज़्यादा प्रचलित मानी जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, कि अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे?
तो अमीर खुसरो हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी सुल्तान थे। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों को इसका ज़रूर देखना है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसी तरह की क्वेश्चन चाहिए सारी हिस्ट्री के, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमी की, तो आप लोग कमेंट करके बताएं। मध्यकालीन इतिहास लेखन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका करेक्ट जवाब है शासकों की उपलब्धियों का वर्णन। तो देखिए साथियों आज के 30 क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और आज के इस वीडियो में 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए। तो आप लोगों को अगर इसी तरह की सीरीज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।